अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू द सेशन 4। आज के सेशन के अंदर हम प्रोक्योरमेंट एंड टेंडरिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो सेशन है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे किसी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रोक्योरमेंट साइकिल क्या होती है। उसके अलावा जो है प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज़ कितनी तरह की होती हैं और उनके दरमियान डिफ्रेंसिएशन कैसे कर सकते हैं, यानी हर प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी का अपना एक जो है वो बैकग्राउंड होता है, फिर उसका अपना एक प्रोसेस होता है। फिर हम लर्न करेंगे कि टेंडरिंग प्रोसेस किस तरह रन किया जाता है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से की डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि टेंडरिंग का पार्ट होते हैं। फिर हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे वो कौन से कॉमन एरर्स हैं या जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं किनको फॉलो करके आप अपने प्रोक्योरमेंट के और टेंडरिंग के प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि भाई प्रोक्योरमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन के में क्या करती है। तो इस सवाल का जवाब इस तरह देते हैं कि बेसिकली प्रोक्योरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। इट इंक्लूड्स प्लानिंग, टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मैनेजिंग सप्लायर्स। इट इज़ क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी टारगेट आर मेट। इसी एग्जांपल में आपको इस तरह देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्रोक्योरमेंट इंजीनियर काम कर रहे हैं। आपके पास एक रिक्विजिशन आती है कि भाई फ़ौरन से स्टील अरेंज करो। तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे, चेक करेंगे किस ग्रेड का स्टील चाहिए है। उसके बाद आप बीओक्यू के अंदर जाएंगे, किस क्वालिटी या किस क्वांटिटी का स्टील चाहिए है। उसके बाद आप फिर नंबर ऑफ़ सप्लायर्स तलाश करना स्टार्ट करेंगे। फिर आप उनको जो है वो कोटेशंस के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर वो कोटेशंस भेजेंगे। सही है, तो ये सब प्रोक्योरमेंट का पार्ट है। तो इसके अंदर बताया ना कि ऑब्टेनिंग गुड सर्विसेज ए कॉन्ट्रैक्टर। अब आप चाहें तो स्टील ले सकते हैं। इसी तरह आप जो स्टील काटने वाले या लगाने वाले होते हैं, जो स्टील फैब्रिकेटर्स होते हैं, उनकी सर्विस अगर लेंगे तो वही प्रोक्योरमेंट का पार्ट है। सही है। अब प्रोक्योरमेंट एक बहुत वाइडर टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें प्लानिंग भी आ जाती है, टेंडरिंग भी आ जाती है, सप्लायर्स की मैनेजमेंट भी आ जाती है। फिर और इस तमाम चीज़ों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एक तो प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो और अप टू द क्वालिटी मार्क कंप्लीट हो। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो किसी भी प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट के दिमाग में आ सकता है या नए नए जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर जा रहे हैं उनके दिमाग में आ सकता है कि प्रोक्योरमेंट और टेंडरिंग के दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो प्रोक्योरमेंट इज़ बेसिकली द ब्रॉडर स्ट्रेटजी ऑफ एक्वायरिंग सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, while tendering is a specific method used to invite and evaluate contractors' bid. तो बेसिकली टेंडरिंग इज अ सबसेट ऑफ प्रोक्योरमेंट। मान लेते हैं कि आपने स्टील के लिए एक रिक्विजिशन जनरेट हुई और आपने एक पीओ भेजा तमाम सप्लायर्स को। उसके बाद सप्लायर की तरफ से कोटेशंस आ गई। अब आपने उसका कमर्शियल कंपैरिजन किया, टेक्निकल कंपैरिजन किया और उसका एक जो है वो एक पूरी समरी बना के मैनेजमेंट को भेज दी। जो कि लोएस्ट सप्लायर आया, आपने उसको टेंडर अवॉर्ड कर दिया। यहाँ टेंडरिंग ख़त्म हो गई। अब आपकी प्रोक्योरमेंट ख़त्म नहीं हुई, प्रोक्योरमेंट अभी कंटिन्यू है। फिर आप उस सप्लायर को जो है वो परचेज़ ऑर्डर देंगे। फिर सप्लायर जो है वो मटेरियल डंप करेगा, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी और एक फ़ाइनल पेमेंट आपको देनी होगी। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यहाँ तक रन करेगा। जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो कब तक होगा, जब आप नंबर सप्लायर्स को कोटेशन भेजेंगे। जब वो कोटेशन आ जाएगी, कोटेशन को आप फाइनलाइज कर देंगे और उसके बाद जब आप किसी को अवॉर्ड कर देंगे तो टेंडरिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस तब भी रन करता रहेगा। तो ये एक बुनियादी तौर पे डिफरेंस है। लिहाजा टेंडरिंग जो है वो पार्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट होता है, लेकिन ओवरऑल प्रोक्योरमेंट नहीं होता। कॉमन स्ट्रेटजीज़ जो कि किसी भी प्रोक्योरमेंट के अंदर शामिल होती हैं या जिनके ज़रिए से प्रोक्योरमेंट की जाती है, उसमें एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन बिड बिल्ट होती है, जिसके अंदर जो है वो क्लाइंट हायर्स अ डिज़ाइनर टू प्रिपेयर फुल ड्राइंग्स एंड स्पेक्स, देन टेंडर फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन आर सेपरेट फेजेस, बेटर डिज़ाइन कंट्रोल, स्लोअर टाइमलाइन। इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो डिज़ाइन का पार्ट डिज़ाइनर को दे देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ एग्जीक्यूशन करना होता है। सही है, आम तौर पर जनरली जो प्रोक्योरमेंट होती है वो इसी तरह ही होती है। दूसरा होता है डिज़ाइन एंड बिल्ड, जिसके अंदर वन कॉन्ट्रैक्टर हैंडल्स बोथ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, रिड्यूसेस प्रोजेक्ट टाइम एंड इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। क्लाइंट हैज़ लेस कंट्रोल ओवर द फाइनल डिज़ाइन। इसके अंदर जो डिज़ाइन पार्ट होता है वो भी कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट होता है। वही चीज़ें डिज़ाइन करता है, वही उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन करता है। अब क्लाइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के दिए हुए डिज़ाइन के ऊपर रिलायंस कर रहा होता है। लिहाजा इसमें रिस्क फैक्टर बहुत होता है कि हो सकता है जो क्लाइंट ने बजट बनाया हो तो डिज़ाइन की जो कॉस्ट आए वो इसे एक्सीड कर सकती है। तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट।
A construction manager oversees and coordinate multiple subcontractors, offers flexible and fast tracking, but the client manages more risk. इसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर या किसी फर्म को हायर कर लेता है जो कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स के तमाम कामों को देख रही होती है। अब इसमें सब कॉन्ट्रैक्ट चूँकि स्पेशलाइज होते हैं अपने काम के अंदर, लिहाजा काम तेज़ी से हो रहा होता है, लेकिन इसके अंदर मज़ीद रिस्क भी होता है। ज़ाहिर है इसके अंदर बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो उनको हैंडल और मैनेज करना क्लाइंट के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। एक होता है ईपीसी टर्नकी प्रोजेक्ट, ये बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड प्रोजेक्ट के लिए होता है, जिसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर हैंडल्स इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, डिलीवर्स अ कंप्लीट रेडी टू ऑपरेट फैसिलिटी, हाई रिस्क ट्रांसफर टू द कॉन्ट्रैक्टर। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इंजीनियरिंग यानी डिज़ाइन फेज़ है वो भी कॉन्ट्रैक्टर ने करना है, वो डिज़ाइन के ज़रिए से जो चीज़ प्रोक्योरमेंट करनी है वो भी कॉन्ट्रैक्टर ने करनी है, और एग्जीक्यूट भी कॉन्ट्रैक्टर ने करना है, फिर हैंड ओवर भी कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा। इसके अंदर जो क्लाइंट का रिस्क होता है मिनिमम होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने एक लंप सम अमाउंट दी होती है अपने तीनों फेजेस की। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे डैम का प्रोजेक्ट हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो गए, वो ईपीसी और टर्न की प्रोजेक्ट ही होते हैं। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं, यानी प्राइवेट एंटिटी फाइनेंस, बिल्ड एंड समटाइम्स ऑपरेट अ पब्लिक प्रोजेक्ट। पब्लिक सेक्टर रिपेज वाया फीस और अवेलेबिलिटी पेमेंट्स, रिड्यूस अपफ्रंट कॉस्ट। मिसाल के तौर पर यूएसएड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करवाती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट और यूएसएड मिलकर काम करते हैं। तो यूएसएड जो है वो बहुत सारी जो है वो इमदाद कर आप एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करवाती है। अब उसमें होता यह है कि पूरा जब प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो यूएसएड एक फर्म को हायर करती है जो कि इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करती है। अब जो यूएस को वापस जो पेबल होगा, यानी उसको वापस जो पैसे रिटर्न होंगे वो होंगे जब वो प्रोजेक्ट रेवेन्यू जनरेट करेगा। रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे ज़्यादातर पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट रन किए जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो सोशल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए से ही रन किए जाते हैं। प्रोजेक्ट एक प्रोक्योरमेंट साइकिल क्या होती है? सबसे पहला उसमें पार्ट होता है नीड असेसमेंट, यानी आप कॉन्ट्रैक्टर्स को, सप्लायर्स को प्री क्वालिफाई करते हैं। एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है जिसके मुताबिक चेक करते हैं कि भाई ये जो सप्लायर है या ये सब कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद आप बजट एंड प्लानिंग करते हैं कि भाई आप जो काम कराने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास क्या फ़ंड्स भी मौजूद हैं, और अगर आपके पास फ़ंड्स मौजूद हैं तो आप उसको किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे। फिर आप एक टेंडर प्लान करते हैं, पूरा एक टेंडर का जो है वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है कि भाई आपने स्कोप ऑफ वर्क डिफ़ाइन करना है, गारंटीज़ किस तरह की लेनी है, हर पार्टीज़ की जो है वो ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, पूरा एक टेंडर प्रिपेयर होता है, क्या वॉल्यूम्स होंगे उसके अंदर। फिर जब आप टेंडर बना लेते हैं तो उसका फिर टेंडर एवेल्युएशन होती है, आप फिर बिडर्स को जो है वो टेंडर भेजते हैं, वो अपना बिड फिल करके भेजते हैं, उसके आप एवेल्युएशन करते हैं। फिर उसमें से जो लोवेस्ट बिडर होता है या क्वालिफाइंग बिडर होता है, फिर आप उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन का फेज स्टार्ट होता है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर अपना काम स्टार्ट करता है, और फिर जो है वो उसके दौरान उसकी पेमेंट्स होती हैं। उसके अलावा जो है वो अगर काम को डिले कर रहा है तो डैमेजेस होते हैं। उसके अलावा वो अपनी गारंटीज जमा करवाता है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है। फिर आप आखिर में जब प्रोजेक्ट क्लोज आउट हो जाए तो फिर आप उसको रिव्यू करते हैं, पंच लिस्ट आइटम होती हैं वो रेक्टिफिकेशन होती है, और फिर आखिर में प्रोजेक्ट क्लोज आउट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोक्योरमेंट का साइकिल होता है जो कि जो है वो हर प्रोक्योरमेंट के अंदर फॉलो होता है। कितनी तरह की टेंडरिंग्स होती हैं? ओपन टेंडरिंग होती है जो कि हर किसी के लिए ओपन होती है, और ये कोई बहुत छोटे मोटे कामों के लिए होता है। मिसाल के तौर पर स्टेशनरी का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब उसमें स्टेशनरी के बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, तो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। उसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता, आपको लगता है कि भाई जो सस्ते में प्रोवाइड करेगा मैं उसी को हायर कर लूँगा। एक सिलेक्टिव टेंडरिंग होती है जिसमें पूरी क्वालिफाइड फर्म्स ही जो है वो करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा काम करा रहे हैं जिसमें कोई स्पेशलाइज एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, जैसे इलेक्ट्रिकल का काम है या एमईपी का काम है, या आप जो है वो कोई प्लम्बरिंग का काम करवाने जा रहे हैं, या कोई ऐसा काम करा रहे हैं जिसके लिए आपको कोई एक्सपर्टीज़ दरकार है, तो ऐसे में कोई स्पेशलाइज्ड फर्म होती हैं जो काम करती हैं। तो पहले आप उनको प्री क्वालिफाई करते हैं और उनके दरमियान में टेंडरिंग फ्लोट करते हैं। फिर निगोशिएटेड टेंडरिंग होती है कि आपने ऑलरेडी कुछ प्री क्वालिफाइड किए में आपको लगता है कि यार मेरे कुछ खास सप्लायर्स हैं जो कि मेरा ही काम करते हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो बजाय इसके कि मैं मार्केट के अंदर टेंडर फ्लोट करूँ, मैं उन्हीं के साथ ही निगोशिएट कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत 10% 15% ऊपर करके मैं उन्हीं का काम अवॉर्ड कर देता हूँ। टू स्टेज टेंडरिंग होती है, ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होती है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में टू स्टेज टेंडरिंग होती है, जिसके अंदर आप जो है वो बिड पहले टेंडर फ्लोट करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी अपनी बिड जमा करवाते हैं, तो वो टू स्टेजेस से निकलती है, और टू स्टेजेस में ही समा होती है। एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है। इसको टू एनवेलप टू स्टेज कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। तो पहले कमर्शियल खुलता है या टेक्निकल खुलता है, उसके बाद फिर जो है
वो फर्दर इवेल्युएशन होती है, जो टेक्निकली क्वालिफाइड होता है, फिर उसकी कमर्शियल ओपनिंग होती है। तो ये पूरा स्टेजेस से गुजरता है टेंडर। सही है। तो जो है वो जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट हो उसको फिर अवॉर्ड किया जाता है, और ये बड़ा एक लॉन्ग टर्म जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर एवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चूँकि और इसका हाई मैग्नीट्यूड होता है, लिहाजा एवेल्युएशन ही बहुत ज़्यादा थॉरोली की जाती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं टेंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? सबसे पहला होता है इन्विटेशन टू टेंडर, यानी आप अगर किसी भी सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर फ्लोट कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आप उसको ITT देते हैं, जिसके अंदर जो है वो स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन होता है, उसकी जो है वो उसके अलावा जो है वो टेंडर कहाँ सबमिट होगा, कितनी अमाउंट की बिड सिक्योरिटी जमा करवानी है। सही है। तो ये सब चीज़ें इसके मेंशन हो, ताकि पहले से कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर को पता हो कि भाई क्या वाकई वो ये जो है वो टेंडर जो है वो एक्सेप्ट करना चाहता भी या नहीं चाहता। बाज़ वक़्त क्या होता है कि टेंडर का अमाउंट बहुत कम होता है और एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर मना कर देते हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी कहीं इंगेज्ड हैं। तो इन्विटेशन और टेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमेशा फॉरवर्ड करना चाहिए। दूसरा इंस्ट्रक्शंस टू बिडर है, जिसके अंदर जो है वो तमाम डेटा मौजूद होता है कि भाई आपने टेंडर को किस तरह फिल आउट करना है। उसके अंदर ही आपको मेंशन किया जाता है कि ये 2 एनवेलप 2 स्टेज है या सिंगल एनवेलप सिंगल स्टेज है। सही है। 2 एनवेलप 2 स्टेज का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर टेक्निकल और कमर्शियल एनवेलप इंक्लोज्ड होंगे, और ये 2 स्टेजेस से गुजारा जाएगा, जिसके अंदर पहले टेक्निकल ओपनिंग होगी, फिर कमर्शियल ओपनिंग होगी। सिंगल स्टेज का मतलब ये हो गया कि भाई जो है वो टेक्निकल और कमर्शियल एनवेलप एक ही एनवेलप के अंदर बन के जाएंगे, और एक ही दफ़ा में कमर्शियल जो है वो एनवेलप खोला जाएगा, जो लोवेस्ट बिडर होगा उसकी टेक्निकलिटी को चेक किया जाएगा और उसी को अवॉर्ड कर दिया जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ बिडर के अंदर सब चीज़ें मौजूद है। अर्नेस्ट मनी के बारे में गिवन होता है कि कितने % टेंडर अमाउंट उसने बिड सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाना है। सही है। इसके अलावा ये बताया जाता है कि कहाँ कहाँ उसने साइन स्टैम्प करना है। याद रखिएगा, कोई भी टेंडर एक्सेप्टेबल नहीं होता अगर उसके हर पेज के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के इनिशियल्स मौजूद नहीं हैं। फिर फॉर्म ऑफ टेंडर होता है, जिसके अंदर जो है वो एक फाइनल अमाउंट लिखनी पड़ती है इन नंबर्स एंड इन राइटिंग, और उसके नीचे जो है वो ऑथराइज सिग्नेटरी अपने साइन करता है, जिसमें एक्नॉलेज करता है कि ये टेंडर मैं सबमिट करवा रहा हूँ और उसके साथ मैं बिड सिक्योरिटी भी सबमिट करवा रहा हूँ। इन केस अगर मैं अपनी टेंडर प्राइस के ऊपर स्टैंड आउट नहीं करता तो क्लाइंट का ये पूरा राइट है को मेरी अर्नेस्ट मनी को इनकैश करा सकता है। कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि इन कंडीशंस के ऊपर पूरा टेंडर जो है वो वर्कआउट होगा, किस तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के ऑब्लिगेशंस फुलफिल होंगी, किस तरह एम्प्लॉयर की जो है वो ऑब्लिगेशन फुलफिल होंगी, किस तरह टर्मिनेशन, सस्पेंशन, वेरिएशन, तमाम चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती हैं कि एडवांस गारंटी क्या होगी, परफॉर्मेंस बॉन्ड क्या होगा, रिटेंशन मनी कैसे रोकी जाएगी, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो टेक्निकली आपको बताया जाता है कि भाई जो है वो आपने मटेरियल किस तरह का लगाना है, किस तरह आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, किन अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर से मटेरियल लेके आना है, ये सब चीज़ें स्पेसिफिकेशंस के अंदर मौजूद होती हैं। ड्राइंग्स होती हैं, आपने किस तरह काम करना है, किस तरह आपने चीज़ें प्लेस करनी हैं, वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं। बिल ऑफ क्वांटिटीज़ होता है, जिसके अंदर जो है वो पूरी एक डिस्क्रिप्शन गिवन होती है, और फिर आप उसी के मुताबिक जो है उसके सामने फिर उसकी क्वांटिटी भी मेंशन होती है, फिर उसी के मुताबिक आप रेट मेंशन करते हो, फिर अमाउंट आ जाती है, और फिर उसी को सम करके आपकी एक फाइनल बिड अमाउंट आ जाती है। टेंडर एवेल्युएशन का एक क्राइटेरिया होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के वैसे तो डिफरेंट होता है, लेकिन जनरली जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि आप किसी भी बिडर की जो है वो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को चेक करते हैं कि उसके पास मैन पावर किस तरह की है, इक्विपमेंट किस तरह का है, पास्ट वर्क उसने किस तरह का किया हुआ है। इस तरह देखें, आगे लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड उसका किस तरह का है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कैसा की है। आमतौर पर इसके लिए जो है वो जो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि पिछले 3 ईयर्स में जो है इस कंपनी ने कितना अर्न किया है, कहीं ये लॉस में तो नहीं जा रही, कल को प्रोजेक्ट ले ले और बाद में जो है बिल्कुल हाथ पांव खड़े कर दे। कंप्लायंस विद स्पेसिफिकेशन किस तरह की है। आमतौर पे जो मांगा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पिछले तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है वो सर्टिफिकेट जमा करवाए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करवाए कि जो है वो किस तरह पिछले वर्क उसने अच्छे से मुकम्मल किए या नहीं किए हैं। दूसरा, प्राइस एंड ओवरऑल वैल्यू चेक की जाती है कि कितने प्राइस को वो पहले काम कर चुका था और अभी जो जिस प्राइस को काम करने जा रहा है क्या उसके अंदर पूरी कैपेबिलिटी मौजूद है या नहीं है, और कितने वर्थ का वो काम कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ना ऐसे ही बहुत सारे एक क्राइटेरियाज डिफाइन किए हुए, जिसमें CA कैटेगरी, CB कैटेगरी, C1, C2, C3 इस तरह कैटेगरीज डिफाइन है, जिसके अंदर बताया जाता है कि कितनी वर्थ का काम कोई फर्म कर सकती है। अब हर फर्म उस कैटेगरी में लाई करने के लिए पहले अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाती है, फिर उसी कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो कंपनीज है वो CB कैटेगरीज की हैं, और उसका एक सर्टेन वर्थ है कि वो इतने वर्थ का काम ले सकती हैं। बिड ओपनिंग एंड अवार्ड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी टेंडरिंग फेज में, जिसके अंदर बिड्स आर ओपन इन प्रेजेंस ऑफ कमेटी, स्पेशली इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स।
बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, एक टेंडर कमेटी होती है जिसके अंदर जो है वो हेड ऑफ़ द प्रोजेक्ट्स होता है, सीईओ होते हैं, सीएफओज़ होते हैं, लीगल के लोग होते हैं, और ये सब मिलके जो है वो बिड को ओपन करते हैं और फिर उसके अंदर जो प्राइसिंग होती है उसको अपना सिग्नेचर करते हैं कि भाई तमाम लोगों ने इसको विटनेस किया है। ये बेसिकली किया जाता है ताकि जो है वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखा जाए। फिर इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना क्राइटेरिया होता है या हर प्रोजेक्ट का अपना क्राइटेरिया होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है तो उसका अपना क्राइटेरिया होगा, हाई राइज का अपना क्राइटेरिया होगा, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसका अपना क्राइटेरिया होगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का अपना क्राइटेरिया होगा। तो उसके मुताबिक तमाम बिडर्स को जो है वो इवेलुएट किया जाता है। फिर अवार्ड गोज टू द मोस्ट रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल बिडर, जो कि वो तमाम बिडर जो सबसे ज़्यादा अच्छी बिड दी होगी और जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल भी है, इसका पास ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फॉलोज आफ्टर एक्सेप्टेंस, फिर आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देते हैं। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जनरल टर्म्स होती हैं, कंडीशंस गिवन होती हैं, उसके अलावा जो है वो प्राइस मेंशन होती है, दीगर जो डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट कराना उसके बारे में मेंशन होता है। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आमतौर पर 2 पेज का होता है, लेकिन उसके अंदर जो जनरल प्रिंसिपली जो कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो मेंशन होती हैं। और एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद फिर फॉर्मली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो जाती है और उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है। कॉमन मिस्टेक जो कि टेंडरिंग के दौरान की जाती है कि आमतौर पे इनकम्प्लीट बिड्स आ गई, ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टेंडर बहुत ज़्यादा लेंदी है तो ऐसे में क्या होता है कि बिडर्स जो हैं वो कुछ चीज़ें भरते हैं और कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। और आम तौर पे कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म होती है कि अगर कोई भी आइटम मिस रह गया है तो क्लाइंट यही एज्यूम करेगा कि जो आइटम फिल कर दिया गया है वही उस आइटम के रेट में इंक्लूडेड है। सही है। तो मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं कि जिसके अंदर क्या होता है कि बिडर्स जो है वो मोटी मोटी आइटम्स को फिल आउट करना भूल जाते हैं क्योंकि टाइम कम होता है या जो क्यूएस होता है उस पर दबाव बहुत होता है, वो जल्दी जल्दी में जो है वो प्रोजेक्ट बंद करके भेज देता है। ये बाज़-औक़ात प्राइस लो आ जाती हैं। सही है। मसलन काम जो है वो 10 करोड़ का है और गलती से कोई एक ज़ीरो नहीं लगा और वो 10 लाख का चला गया। सही है। तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसके बारे में बहुत इंश्योरिटी रखें। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक तो टेंडर भरें तो कोशिश करें कि एक दिन पहले मुकम्मल करें, फिर अपने लोगों को आस-पास को वो टेंडर दें कि विद स्टडी करें कि हाँ भाई नंबर सही हैं कि नहीं है। फिर मिसिंग सिग्नेचर्स हैं, मसलन आपने पूरा टेंडर मुकम्मल कर लिया और हर पेज पे इनिशियल करना भूल गए या इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ टेंडर के ऊपर जो है वो साइन करना भूल गए तो आपको टेंडर एक्सेप्ट नहीं होगा, पूरी मेहनत ट्राई चली जाएगी। अनबैलेंस प्राइसिंग, आपने कोई ऐसी प्राइस भर दी कि जो मार्केट में जो है वो जिसकी प्राइसिंग जो है वो 2 लाख रुपए और आपने 2000 रुपये करके बेच दी है, तो यकीनन फिर क्लाइंट के दिल में भी शक व शुबात खड़े हो जाते हैं कि शायद ये प्रोजेक्ट लेने के लिए अनफेयर जो है वो प्राइसिंग कर रहा है। फिर इग्नोरिंग एजेंडा, प्री बिड मीटिंग के से पहले जो है वो बहुत सारी मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं। सही है। उसके अलावा जो है वो बहुत सारे जो है वो एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें एडेंडा इशू किया जाता है। वो एडेंडम जो है वो टेंडर का पार्ट होता है या कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है और उसको साथ साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि बाज़-औक़ात क्या होता है कि आपकी स्पेसिफिकेशंस के अंदर कोई चेंजेस एडेंडा के अंदर आई होती हैं और बिडर्स उसको सही तरह पढ़ते नहीं हैं और वो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक भर देते हैं। कल को जब प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है तो उन्हें पता लगता है कि भाई वो स्पेसिफिकेशन में तो चेंज आ गई थी और हमारी जो कॉस्टिंग है वो तो हमारी जनरल कंडीशंस या स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक है। तो ऐसे बड़े मसले क्रिएट हो जाते हैं। लेट सबमिशन, अगर आपको जो टाइम बता दिया गया है आपने उसी टाइम के ऊपर अपनी बिड को सबमिट करवाना है। जनरली तौर पे आधा घंटे पहले आपने जाके फ़ौरन से जो जहाँ सबमिशन है वहाँ आपने सबमिट करवा देना है उसको और फिर उसके लिए आपको रिसीविंग लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी अपना लेटर जमा करवाएं, जो भी बंदा उस टेंडर को ले रहा है उससे रिसीविंग ले लें तो आपके पास एक रिकॉर्ड कायम रहे। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? क्लियर और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जब भी वो टेंडर डॉक्यूमेंट रिलीज़ करे पहले उसको एक थॉरोली गो थ्रू कर लें कि उसमें हर चीज़ क्लियर है, कोई एम्बिग्विटी तो मौजूद नहीं है, तमाम ऑब्लिगेशन सही से मेंशन है, ड्राइंग बीओक्यू को टैली कर रही हैं, बीओक्यू स्पेसिफिकेशंस को टैली कर रही हैं। ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपने इसको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से पहले चेक कर लिया तो प्रोजेक्ट स्मूथली रन होगा और अगर आपने इसको नहीं चेक किया तो फिर बड़े मसले क्रिएट हो जाते हैं। प्री बिड मीटिंग कंडक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे प्री बिड मीटिंग अटेंड करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन मैं अभी भी हमेशा बिडर्स को कहता हूँ कि हमेशा प्री बिड मीटिंग जाके अटेंड करें। इससे पता लगता है कि दीगर बिडर्स किस तरह सोच रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्लाइंट का बेसिकली क्या रुझान है, वो क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है उसकी टेंडर को लेकर। ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन, जो भी इवैल्यूएशन हो वो ओपन हो और ट्रांसपेरेंट हो, उसका क्राइटेरिया अच्छे से मेंशन हो और अगर कोई बिडर कहता है कि भाई मुझे बताया जाए कि मैं टेक्निकली कहाँ डिस्क्वालीफाइड हुआ तो उसको बताना चाहिए
कि भाई आपकी मैन पावर कम थी, या आपकी जो है वो मशीनरी कम थी, या आप जो है वो आपको टेक्निकल कैपेबिलिटी कम थी, सही है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी कायम रहती है और फिर अगली बार भी बिडर आपके पास टेंडर लेने आएगा। नहीं तो अगर उसको ये लगा कि ये शायद मनपसंद लोगों को देते हैं, तो इससे ट्रांसपेरेंसी के अंदर शुकोशुबात आ जाते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ऑल द सबमिशंस एंड कम्युनिकेशन, जो भी सबमिशंस हुई हैं उसकी रिकॉर्ड कीपिंग होना ज़रूरी है, जो भी कम्युनिकेशन हुई है उसका रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो आफ्टर अवार्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई क्लेम लेकर आता है तो आपके पास ऑलरेडी तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मौजूद हों और वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी एडेंडा की सूरत है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होने चाहिए। यूज़ ऑफ ई के प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म्स, आजकल जो है वो सैप अरीबा भी है, ओरेकल फ्यूजन भी है, इस तरह के बहुत सारे ई प्रोक्योरमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर जो है वो आपको ये कागजी कार्रवाई करनी नहीं पड़ती, बल्कि आप ऑलरेडी जो है वो टेंडर से मुतल्लिक पूरा क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर को जो है वो एक लिंक भेज देते हैं और उसके मुताबिक पूरा टेंडर भर देते हैं। फिर वो आपके पास एक फॉर्मेट फॉर्म में आ जाता है और फिर एट द जिस दिन आपने टेंडर खोलना उस दिन वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है वो तमाम बिट्स को एवेलुएट करके आपको फाइनल रिजल्ट बता देता है। तो ये एक पेपरलेस प्रोक्योरमेंट है और बहुत अच्छा तरीका है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। केस स्टडी है, मिसाल के तौर पर एक स्कूल कंस्ट्रक्शन का टेंडर था और इसके अंदर जो है वो आपने किसी बिडर को जो है वो भाईबंदी में जो है वो प्रोजेक्ट दे दिया। और ऐसा होता है कि खासतौर पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि भाई लोग कहते हैं कि यार ये टेंडर, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, इसको मैं जानता हूँ, ये अच्छा काम करता है, और आप उसको प्री क्वालिफाइड करा के टेंडर अवार्ड करते हैं। बाद में पता लगता है कि यार उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि स्कूल का प्रोजेक्ट रन किस तरह करना है, और फिर वो आपके लिए दर्द सर बन जाता है। तो यहाँ भी यही हुआ है कि एक स्कूल का टेंडर है जिसमें आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो अवार्ड कर दिया, उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी कुछ भी नहीं है। फिर क्या होगा, प्रोजेक्ट डिलेड होगा पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि ना वो प्लानिंग कर पाएगा, ना वो मैन पावर अरेंज कर पाएगा, ना उसको इक्विपमेंट है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा कि ऑलवेज, तो लिहाजा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमेशा जो है वो जहाँ प्राइस को देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने क्या प्राइस दिया है, उसके साथ आप उसकी कैपेबिलिटी को भी चेक करें कि क्या वो आया ये काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। ये बज़ाहिर शायद टेंडर में आपको अभी शायद इतना फील ना हो रहा, लेकिन मैंने खुद बजाते खुद इसमें ये जो आप पूरी केस स्टडी है ना, ये होते देखी है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट का जो है वो स्ट्रक्चर का काम करना था और कॉन्ट्रैक्टर जो है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी और उसने वो प्रोजेक्ट ले लिया और बाद में उससे प्रोजेक्ट रन ही नहीं हुआ। तो उस सूरत में क्या हुआ, फिर वो डिले हो गया, फिर आप बाद में जो है वो मामला प्रोजेक्ट टर्मिनेशन की तरफ चला गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ आप जो है वो प्राइसिंग चेक कर रहे हैं वो टेक्निकल कैपेबिलिटी ज़रूर चेक करें, ताकि आपका दर्द सर जो है वो पहले ही दिन से ख़त्म रहे और प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। क्विज़ और एक्टिविटी है, आप जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी को देखें और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको आप थोड़ा लर्न करें ताकि आपको समझ में आए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट किस तरह प्रोक्योरमेंट किस तरह रन की जाती है। दूसरा जो है वो आप थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि विच प्रोक्योरमेंट मेथड इज बेस्ट फॉर द फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट। फास्ट प्रोजेक्ट के लिए कौन सी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी को रन करना चाहिए। हमने पीछे जो है वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं कि उनमें से सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। आज के जो पूरा सेशन था उसकी समरी है कि प्रोक्योरमेंट एंड टेंडरिंग आर द की टू सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी। चूजिंग द राइट स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट्स रिस्क, कॉस्ट एंड शेड्यूल। ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग इंश्योर्स फेयरनेस एंड क्वालिटी। प्रोक्योरमेंट और टेंडरिंग बेसिकली समझ लें इस तरह से है कि अगर आपने इसके दरमियान को लैप्स छोड़ दिया ना, तो इसका जो आउटकम आएगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दरमियान वो बड़ा भयानक होता है और मामला जो है वो फिर सस्पेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स और टर्मिनेशन की तरफ जाने लगते हैं। तो अगर आपने प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो की हुई है ना और उसके अंदर हर चीज़ आपने थॉरोली स्टडी की हुई है, तो समझ लें आपका 99% काम जो है ना वो हो जाता है। फिर जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उसके भी रेजोल्यूशन ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर मौजूद होता है। सही है, तो अगर आपका प्रोक्योरमेंट के अंदर कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मिसाल के तौर पर अगर आपने पहले दिन से अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन रखा हुआ था कि जी जो प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टील होगी मेरी जिम्मेदारी होगी, कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, तो ये बड़ा क्लियरली डिफाइन होना जरूरी है। कल को ऐसा ना हो कि आप जो है वो अचानक से हाथ मुंह खड़े कर दें कि यार मुझसे प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्टर से कहो कि अब जो है वो प्रोक्योरमेंट खुद से कर ले। ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है, तो आपकी शुरू दिन से जो है वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस अच्छे से रन हो और आपका प्रोजेक्ट स्मूथली जो है वो ख़त्म हो सके। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साइट मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह जो है वो लुक आफ्टर किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज को किस तरह से जो है वो अप्लाई किया जाता है, और अगर आपके पास कोई केस आएगा तो आपने उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, और साइट मैनेजमेंट किस तरह की जाती है।
असाइनमेंट है आपके पास कि आप फाइंड अ रियल टेंडर नोटिस ऑनलाइन, एनालाइज स्ट्रक्चर। आप पेपरा की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, आपको बहुत सारे टेंडर्स मिलेंगे, आप उसको जो है वो एनालाइज कर सकते हैं और आपसे पता कर सकते हैं कि ये कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इससे आपको जो है वो टेंडरिंग को समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये था आज का सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।